नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारोशी और लगातार एबीपी गंगा की महा कवरेज, ये मेगा कवरेज जारी है जिसमें पल पल का अपडेट, बदलता हुआ सिनेरियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पंचायत चुनाव पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और समाजवादी पार्टी 779 वार्डों में निर्णायक बढ़त के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां पर 10 सीट और पिछड़ गई है और अब 579 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। पंचायत चुनावों में 1272 अन्य प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। तो ये अब तक का अपडेट है, यानी ये जो उलटफेर है ये अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा अब समाजवादी पार्टी से पिछड़ती नजर आ रही है, इस मुकाबले में पिछड़ती नजर आ रही है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेश, देखिए अब ये जो फासला है समाजवादी पार्टी के बीच में और भाजपा के बीच में थोड़ा ज्यादा हो गया है और काफी पिछड़ती हुई भाजपा नजर आ रही है। देखिए, जो प्राची आपने आंकड़े दिखाए हैं वो सच इसलिए हैं कि एबीपी गंगा के जो संवाददाता हैं वो हर मतगणना स्थल पर है, हर जगह पर है। और यही वजह है कि अगर कहीं धांधली की कोशिश की भी जाती रही होगी वो नहीं हो पाई है। यानी एबीपी गंगा ने वो सामाजिक दायित्व निभाया है और जो राष्ट्रीय चैनल और रीजनल चैनल की जो उसका दायित्व होता है उसे निभाया है। और यही सच है, यही आंकड़े हैं, इसमें कोई घाल मिल नहीं। इसके पहले कोई भी आंकड़े अगर पंचायत चुनाव के आते थे, सबके अपने अपने दावे हुआ करते थे कि हमने इतने पाए और उसे कोई गिनने वाला नहीं होता था, उसे कोई झुठलाने वाला नहीं होता था। और टीवी के इतिहास में एबीपी गंगा ने पहली बार ये कर दिखाया है अब कि कोई आंकड़े ऐसे झुठला नहीं सकता कि आरएलडी ने इतना पाया और बसपा और सपा और भाजपा ने इतना पाया है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंताजनक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। और धरने पर बैठे स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो बंगाल के हिंसा को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनसे जब हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने जानने की कोशिश की कि जो पंचायत चुनाव पर रिजल्ट आ रहे हैं उस पर अपना कुछ मुखार बिंदु खोलिए, कुछ कहिए। बहुत कुछ कहते रहे हैं, पंचायत चुनाव पे आप बेहतर काम करते रहे हैं, दावा करते रहे हैं, लेकिन निरुत्तर थे, कोई शब्द नहीं था, क्योंकि स्ट्रेटजी फेल हो चुकी है। और रही इनकी स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं, ये लोग क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊं। सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं यहाँ पर, और सुनील बंसल को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चाणक्य कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, सुनील बंसल को चाणक्य कहा जाता है। उस सुनील बंसल की ड्यूटी पश्चिम बंगाल में लग गई थी। वो पश्चिम बंगाल में जिताने में लगे हुए थे। पूरा कलकत्ता रीजन जो है उनके जिम्मे था, 53 सीटें उनके पास थी, तो उसे जिताने में वो लगे हुए थे। पंचायत चुनाव में उन्होंने बहुत ही ध्यान नहीं दिया, कभी कभी बीच में आते थे, बैठक करते थे और फिर फ्लाइट से वो चले जाते थे कलकत्ता, एक दिन रुकते थे फिर चले जाते थे। बीच में वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, तो ऐसे में वो बहुत ध्यान नहीं दे पाए थे। उत्तर प्रदेश के चाणक्य सुनील बंसल पंचायत चुनाव पर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल खड़ा होगा कि क्या सुनील बंसल, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जिम्मे उत्तर प्रदेश की भाजपा चलेगी, या इनके भी कामकाज का जो ये रिपोर्ट कार्ड आया है इनकी भी समीक्षा होगी, जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी भी समीक्षा होगी, जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है इनकी भी समीक्षा होगी, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है इनकी भी समीक्षा होगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और प्रशासन पर कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर कर सके, लेकिन जो अधिकारी हैं उनका भी ये रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड इस लिहाज से है कि अधिकारियों ने जो बदतमीजी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के साथ किया है, उसका ये रिपोर्ट कार्ड है। इसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को करना होगा। अगर ये स्थिति रही तो 2022 का जो फाइनल नहीं, जो फाइनल है, सेमीफाइनल ये जो चल रहा है, फाइनल बड़ा ही रोमांचक होगा और ये जो संघर्ष होगा बड़ा विकट होगा, बड़ा कठिन होगा। इसकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कर लेना चाहिए। और एबीपी गंगा के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये पूरी तरह से स्पष्ट है और ये पूरी तरह से क्लियर हैं, ये पूरी तरह से सटीक हैं। सटीक इस लिहाज से हैं कि एबीपी गंगा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो संवाददाता हैं, उन्होंने जगह पर जाकर इकट्ठे किए हैं आंकड़े। ये आंकड़े झूठे नहीं हैं, ये आंकड़ों को झुठलाया नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां झुठला नहीं सकती कि ये आंकड़े जो एबीपी गंगा दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है।
ये आंकड़े सटीक हैं, इस पर सबको सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस को भी कोशिश करनी होगी, जिस तरीके से जो प्रियंका गांधी आती हैं और कोशिशें करती हैं, ये जो रिजल्ट आ रहा है, देखिए ये वो तमाम चीजें हैं जो आप बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम इन नतीजों को, इन रुझानों को दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। आपत्तियों के बाद 14 वार्ड में जो काउंटिंग है वो अब अंतिम चरण में है। ये अब ताजा अपडेट मिल रहा है। 3050 वार्डों में 14 वार्ड ऐसे हैं जहां अंतिम दौर में अब काउंटिंग है। आपत्तियों के बाद 14 वार्ड में काउंटिंग अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है, यानी कुछ देर बाद नतीजे घोषित हो सकते हैं। महाराजगंज में सबसे ज्यादा देखिए 10 वार्ड पर रिकाउंटिंग हो रही है। यहां पर आपत्तियां जताई गई, उसके बाद रिकाउंटिंग हो रही है। और अगर हम गाजीपुर की बात करें तो यहां 4 वार्डों पर दोबारा मतगणना हो रही है। कुल मिलाकर ये 14 वार्ड हैं जिन पर रिकाउंटिंग हो रही है। संजय मेरे सहयोगी जुड़ गए महाराजगंज से। संजय, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? क्या समझा जाए, कितना वक्त और लगेगा जब पूरी तरीके से नतीजे घोषित हो पाएंगे इन 10 वार्ड में? हाँ प्रति, हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराजगंज जिला पंचायत की 45 सीटें हैं। इससे शुरुआत में 26 सीटों पे रुझान आया था, जिसमें 6 सीटों पे भाजपा को जीत मिली थी और 4 से सपा और 3 से बसपा और 11 निर्दलियों ने अपना कब्जा जमाया और एक कांग्रेस और एक भाटियों को भी जीत मिली थी। ये तो 26 सीटों पे शुरुआत में रहा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें क्लियर होती गई, फिर 21 सीटों पे आए तो 21 सीटों पे रुझान में 3 सीटों पे भाजपा मतलब अच्छे पोजीशन में रही और 4 पे सपा और 14 पे निर्दल। अब हो क्या रहा है कि ये जो अपना हमारा महाराजगंज जिला है, यहाँ पे मतों की काउंटिंग की जो फीडिंग है वो पोर्टल पे होने में देरी हो रही है। इस वजह से प्रशासन की ओर से पुख्ता जानकारी नहीं दी जा पा रही है कि कितनी सीटों पे विजय मिली। 26 सीटों के अलावा अभी दोपहर 2 बजे तक की ये ताजा रिपोर्ट है कि 13 सीटों पे परिणाम घोषित किया गया है। अभी 8 सीटों पे परिणाम आना बाकी है, जिसमें अभी प्रशासन की ओर से जद्दोजहद की जा रही है। उम्मीद है कि तकरीबन 4-5 बजे ये भी 8 सीटों पे परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी 4-5 बजे का और इंतजार हमें करना होगा। शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। महाराजगंज के बाद गाजीपुर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजीपुर में भी देखिए 4 वार्ड हैं जहां पर अभी रिकाउंटिंग हो रही है और वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। देखिए रिजल्ट घोषित हुए, आपत्ति प्रत्याशियों के द्वारा जताई गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि यहां पर रिकाउंटिंग होगी। 4 वार्ड ऐसे हैं उन 14 वार्ड में से जो गाजीपुर के हैं जहां पर ये रिकाउंटिंग इस वक्त हो रही है। अनिल कुमार मेरे सहयोगी गाजीपुर से जुड़ गए हैं। अनिल, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? ये जो 4 वार्ड हैं गाजीपुर के, कब तक समझें कि नतीजे घोषित हो जाएंगे यहाँ पर? जी बता दें कि जो जिला पंचायत के जो मतगणना के बाद जो मतगणना हुआ और उसके बाद रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आने के बाद जो है इनका जो प्रमाण पत्र बांटे जाने का क्रम जो है सोमवार की देर शाम से शुरू होना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। और अभी तक हम लोग को जो जानकारी मिल पाई है कि जनपद के 4 से 5 ऐसे वार्ड है जहां के प्रत्याशियों के द्वारा आपत्ति किया गया है कि नहीं उनकी जो घोषणा की गई गलत की गई है। इस पर जिला प्रशासन को जो इस पर एप्लीकेशन दिया गया, जिला प्रशासन ने उस एप्लीकेशन को संज्ञान में लेते हुए तत्काल उस पर जो है जिम्मेदार अधिकारियों को लगाकर उनकी रिकाउंटिंग करा रही है। और जैसे ही रिकाउंटिंग का रिजल्ट आता है उन्हें प्रमाण पत्र जो है वितरित किया जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो देखिए अभी इंतजार किया जा रहा है। गाजीपुर के भी 4 वार्ड हैं जहां पर अभी मतगणना जारी है, जहां पर रिकाउंटिंग हो रही है क्योंकि आपत्ति प्रत्याशियों के द्वारा जताई गई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि इन वार्ड में रिकाउंटिंग जो है वो दोबारा की जाएगी और रिकाउंटिंग अभी फिलहाल हो रही है जो कि अंतिम दौर में है। वीरेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, देखिए हमने ये तो समझ लिया कि कहां पर चूक भाजपा की रणनीति में हुई है, क्या कुछ चीजें हैं जो अब भाजपा को मंथन चिंतन करना होगा, लेकिन यहां पर जो परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने की है और एक बड़ी लीड ले ली है, यानी करारी यहां पर कहा जाए शिकस्त दी है ग्रामीण उत्तर प्रदेश में भाजपा को, इसके पीछे आपको क्या फैक्टर नजर आ रहे हैं? 1 साल के अंदर ये जो बूम आया है समाजवादी पार्टी के जनाधार में, क्या वजह आप समझ रहे हैं? देखिए, अब समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है,
इसमें कोई गलतफहमी समाजवादी पार्टी को नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की शासित जो ये राज्य है, इनमें अधिकारियों का जो कुकर्म है, जो प्रशासनिक कुकर्म है, ये उसका नतीजा है। ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं पड़े हैं, बल्कि इनके कुकर्मों के खिलाफ किया गया वोट है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो किसी के बदौलत ये सत्ता से बाहर नहीं जाती है, बल्कि अपने कुकर्मों की वजह से बाहर जाती है। तो ये अधिकारियों का जो कुकर्म है, उन्हीं की वजह से ये परिणाम सामने आए हैं। जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है, उसी का ये परिणाम है। जो मंत्रियों की उपेक्षा है, जो सांसदों और विधायकों की उपेक्षा है, ये उसी का परिणाम है। जो अधिकारियों पर आंख बंद करके भरोसा किया गया है, ये उसी का परिणाम है। टीम 11 में भी आपने केवल देखा होगा कि अधिकारी होंगे, अब तो तमाम तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी एक टीम बना ली गई है। आखिर ये बताइए कि टीम 11 जो बनी थी, उसमें सारे अधिकारी थे। ये कौन से कोरोना के बहुत जानकार थे? कोरोना का संक्रमण क्या है, इसके बारे में क्या जानते थे? बहुत जाने। जब बहुत सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर नहीं जान पाए, तो ये टीम 11 के IAS और IPS क्या जानेंगे? तो इनके रूप में जो ये टीम का गठन हुआ था, इन्होंने डुबा दिया, जिसका परिणाम था कि आज सभी लोग बैकफुट पे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके अधिकारी हो, चाहे उनके मुख्य सचिव हो, चाहे उनके अपर मुख्य सचिव हो, सबको सुनना पड़ रहा है और हम जैसे मीडिया के लोग उन्हें सुना भी रहे हैं। और परिणाम जब जमीन पर पंचायत चुनाव का आया तो सबके सामने दिखा और ये रिजल्ट के रूप में परिलक्षित हो रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी का कोई बहुत उत्थान हो गया और समाजवादी पार्टी की वजह से ये वोट पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अधिकारियों के कुकर्मों की वजह से ये सजा जो जनता दे रही है, कार्यकर्ता दे रहे हैं, नेता दे रहे हैं, ये उसी का परिणाम परिलक्षित होता है। और धरने पर बैठे हुए स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बंगाल हिंसा पर बैठे हुए स्वतंत्र देव सिंह जो धरने पर बैठे हुए हैं, उन्हें सुन लेना चाहिए। एबीपी गंगा के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि एबीपी गंगा के माध्यम से दर्शकों को भी बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार हैं उनको भी ये बता रहा हूं कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं का सम्मान करना सीखिए, नहीं तो ये कार्यकर्ता और नेता घरों से नहीं निकलेंगे। आपके पन्ना प्रमुख रखे जाएंगे, बूथ प्रमुख जो हैं वो रखे ही रह जाएंगे। ये जो कार्यकर्ता नेता हैं जिन्होंने लाठियां खाई हैं स्वतंत्र देव सिंह के जमाने में, स्वतंत्र देव सिंह के साथ समाजवादी पार्टी और बसपा के दौर में, तो वो अब घरों से नहीं निकल रहे हैं, वो धूप में नहीं जा रहे हैं। आखिर उन्हें 4 साल से ज्यादा की सरकार में कुछ नहीं मिला, पैसा रुपया तो छोड़िए, उन्हें मान सम्मान तक नहीं मिला। तो उनके घर के लोग ही उन्हें ताने मारने लगे कि अरे बहुत बनते हो भारतीय जनता पार्टी के नेता, तुम तो हमें ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, हमें बेड नहीं दिला पाए, हमें दवा नहीं दिला पाए, हमें कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसी राजनीति का क्या करना है? तो वो कुंठित होकर घरों में बैठ गए, उपेक्षित होकर घरों में बैठ गए और ताने खा रहे हैं अपने पिताजी के, अपने माताजी के, अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के कि कैसी राजनीति का क्या करना, जो तुम्हारा न इंस्पेक्टर सुन रहा है, न दरोगा सुन रहा है, न कांस्टेबल सुन रहा है, और एडीएम कह रहा है महानगर भाजपा अध्यक्ष को कि तुम्हें होश में ले आ दूंगा, और एक एडीएम कह रहा है कि जूतों से मारूंगा। तो इस तरह की जो बातें हैं, शब्दावली हैं, इसका जो प्रसार है वो पूरे प्रदेश में हो रहा है और लोग घरों से नहीं निकले हैं, कार्यकर्ता घरों से नहीं निकले हैं। हम लोग ग्राउंड जीरो पे गए हैं प्राची, और ग्राउंड जीरो पर जाकर ये देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जो जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनकी उपेक्षा की गई है और वो लोग घरों से नहीं निकले हैं। वो लोग घरों में जाते थे, बिना अपना खाना खा के, अपना पानी पीकर लोगों को निकालते थे, बूथ तक लाते थे, वोट दिलवाते थे और कोशिश करते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। 2017 में इन्हीं देवतुल्य, तथाकथित देवतुल्य, ये जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े लोग हैं, जब अपना स्वागत करवाना होता है तो उन्हें कहते हैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और ये केवल देवतुल्य कार्यकर्ता शब्दों में रह जाते हैं, वाणियों में रह जाते हैं, भाषणों में रह जाते हैं। इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे बंद रहते हैं। आप चले जाइए, मैं लखनऊ में खड़ा हूं, लखनऊ में हर आदमी, सत्ता के गलियारों में घूमने वाले आदमी को पता है कि बहुत कम ऐसे मंत्री हैं जिनके दरवाजे खुले हैं कार्यकर्ताओं के लिए, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपने पसीनों से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है 2017 में, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जिनके हाथ टूटे हुए हैं, जिनके सर फूटे हुए हैं। उनसे पूछ लीजिए तो वो रोते हैं, कहते हैं कि 4 साल की इस सरकार में हमें मान सम्मान कुछ नहीं मिला। उनका ये श्राप है, उनकी ये कोशिश रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखा दिया जाए और दिखा दिया जाए अपने नेतृत्व को कि हमने तपस्या की है, हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हम ये परिणाम देंगे। ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर नहीं आ
गई है। अखिलेश यादव के पक्ष में कोई लहर नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं कर दिया समाजवादी पार्टी ने कि उनके पक्ष में एक लहर खड़ी हो जाए। योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी लोक काज के लिए लगे रहे, कोशिश करते रहे और कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव होते ही वो सड़कों पर निकल गए, निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अकेला व्यक्ति, अकेला कहा जाता अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें बरगलाने की कोशिश की, उन्हें तमाम तरह की बातें बताई और कोशिश की गई कि जो खबरें मीडिया में चल रही हैं वो झूठी हैं, उसे दबाने की कोशिश की गई, उसे हटाने की कोशिश की गई, उसे खराब करने की कोशिश की गई कि वो बेकार खबरें हैं, लेकिन वो सच खबरें थी, मीडिया में आई हुई खबरें सच थी और उससे मुख्यमंत्री का ध्यान हटाया गया। कोशिश की गई कि ये जो खबरें हैं वो सही नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के आंख कान नाक ये अधिकारी हैं, जब गलत खबर देंगे मुख्यमंत्री को तो मुख्यमंत्री के आंख कान नाक तो यही है ना, मुख्यमंत्री को क्या समझ में आएगा, ये जो बताएंगे ये इसीलिए तो रखे गए हैं, इसीलिए तो ये पैसा पाते हैं, इसीलिए तो ये इस सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, इनको जिलों की जिम्मेदारी है, इनको बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी है, इन्होंने गलत फीडिंग की है मुख्यमंत्री को, गलत जानकारी दी है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने धोखा किया है, मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने अपराध किया है और यही वजह है कि इन्होंने जनता के साथ अपराध किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अपराध किया है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जनता जो है उसके साथ धोखा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने धोखा किया है। इनकी बदतमीजी और इनकी बेलगाम तरीके ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंचाया है और इस प्रदेश की जनता को नुकसान पहुंचाया है। कोरोना काल की विभीषिका में जिस तरीके से, जिस कदर से लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और बड़े बड़े संगठन के लोग बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दिलवा पा रहे हैं, लोगों को भर्ती नहीं करवा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े संगठन के नेता ने हमको फोन करके कहा कि वीरेश भाई मैं बहुत दुखी हूं, 4 दिन से मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं, लोग हमसे अपेक्षा रख रहे हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के महामंत्री हैं, वो फोन कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि लोगों को बेड मिले, लोगों को ऑक्सीजन मिले, वेंटिलेटर मिले, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ बंधे। अधिकारियों का जिस तरीके से रवैया रहा है उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और उसकी वजह से ये जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं। ये यहां पर समझने वाली बात है वीरेश कि ये जो मिसमैनेजमेंट है ये कैसे हो गया, कैसे अफसरशाही इतनी भारी हो गई, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना काल चल रहा है और सबसे ज्यादा लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, सबसे ज्यादा उन्हें उनकी मदद की जरूरत है। तो ये जो पूरा मिसमैनेजमेंट है, ये जो हावी होती हुई अफसरशाही नजर आई, ये कैसे हो गई? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित हो गए और वो होम आइसोलेशन में चले गए, 15-20 दिन उनको घर में रहना पड़ा और फिर वो टीवी के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से वो कोशिश करते रहे और ऐसे ऐन समय में वो कोरोना पॉजिटिव हुए जब चरम पर था और अब व्यवस्थाएं थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, वेंटिलेटर की जरूरत थी, बेड की जरूरत थी और ऐसे समय में जो कमांडर है, जो मुखिया है, वो वेंटिलेटर, वो खुद आइसोलेशन में चला जाता है और अधिकारियों के हाथ में प्रदेश आ जाता है और अधिकारी गलत फीडिंग करते हैं, खबरें रुकवाने की कोशिश करते हैं कि गंगा पे खबर न चलाओ, फलाने जगह ये खबर न चलाओ, ये खबर सही नहीं है, ये खबर गलत है। इसी खबर को उतारते और चढ़ाते में रह गए और प्रदेश जो है हाथ से निकलता गया। मुख्यमंत्री को ये बात समझ में आई, आते ही उन्होंने कई जिलों के सीएमओ को बदल दिया, कई बड़े अधिकारियों को बदल दिया, उन्होंने कार्रवाई की और मुख्यमंत्री ने आने के साथ ही डॉक्टर ने कहा कि आराम करना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आराम नहीं किया, वो सड़कों पर निकल गए, निरीक्षण पर निकल गए, हॉस्पिटल्स के दौरों पर निकल गए, तमाम जगहों पर गए और आज भी डीआरडीओ हॉस्पिटल में गए हैं, वो गए हैं, वहां पर हॉस्पिटल में ही गए हैं, किसी दूसरी जगह पर नहीं गए हैं। लेकिन तब तक हाथ से ये प्रदेश निकल चुका था। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बरगलाया, सीएमओ को बरगलाया, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है उसे बरगलाया, उसे कोशिश की, जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, जो सीएमओज हैं उन्होंने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, अधिकारियों ने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की छवि पर बंटा लगा, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की जो कार्यप्रणाली है, 4 साल से ज्यादा की योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा। सबसे पहली बार विपक्ष और मीडिया ने बहुत बुरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को घेरने के पीछे इन अधिकारियों का जो ये चक्रव्यूह है, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की गई, इन अधिकारियों के द्वारा बरगलाने की कोशिश की गई। जो कर्तव्य निभाना था अधिकारियों को उन्होंने नहीं निभाया।
निभाया, इस प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया, उन्होंने विश्वासघात किया। और योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं उनके साथ भी विश्वासघात किया। एबीपी गंगा के दर्शक अगर देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये देख रहे होंगे, तो उन्हें समझना चाहिए कि मीडिया वाले इस प्रदेश के मुखिया के कोई खिलाफ या किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो रिजल्ट आया है ये परिलक्षित हो रहा है, ये परिलक्षित हो रहा है प्राची कि आखिर सच क्या है, इस प्रदेश की हकीकत क्या है। बिल्कुल, देखिए हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते वीरेश लगातार सच्चाई को दिखाते रहेंगे और इसीलिए हमारा ये मकसद था इस अभूतपूर्व कवरेज को करने का कि जो सच्चाई है वो जनता तक पहुंचे, वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, प्रदेश के मुखिया तक पहुंचे। वीरेश आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे बात करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, लगातार जारी है ये महाकवरेज। स्वागत है आपका, विजय तिलक लगातार देख रहे हैं आप हमारी ये बड़ी कवरेज, हमारी ये महाकवरेज लगातार जारी है। और जो ताजा अपडेट है वो ये है कि भाजपा इस मुकाबले में काफी पीछे रह गई है, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो 579 पर है भाजपा, और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 779 पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। जबकि बसपा की बात कर लें तो 361 पर बसपा बढ़त बनाई हुई है, और कांग्रेस यहां पर 59 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अदर्स की बात करें तो 1272 पर अन्य और निर्दलियों ने भी बढ़त बनाई हुई है। तो ये जो रुझान है, ये रुझान अभी इसलिए है क्योंकि अभी 14 ऐसी सीट हैं 3050 में से जहां पर रिकाउंटिंग हो रही है, और वो रिकाउंटिंग अपने अंतिम चरण में है। जैसे ही वो रिकाउंटिंग खत्म होगी वैसे ही नतीजे जो हैं, जो फाइनल आंकड़ा है वो सामने आ जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एबीपी गंगा।